हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर और आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है एन्ना ओकले। एन्ना ओकले एन्ना ओकले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, लिबरल फेमिनिस्ट यानी उदारवादी नारीवाद पर्सपेक्टिव से परिप्रेक्ष्य से ये आती हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, हर बार इनसे सवाल जो है वो आते ही आते हैं। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी जो बुक्स है उसको देखेंगे, मगर उसके पहले सुपर कोचिंग्स को सुपर कोचिंग्स बनाते हैं हमारे सुपर टीचर्स। पेपर 1 की दो इंपॉर्टेंट फैकल्टी, तुलिका मैम और प्रीति हुडा मैम। तुलिका मैम की क्लास 10 बजे और 12 बजे होती है, प्रीति मैम की क्लास 3 बजे और 7 बजे होती है। दोनों ही क्लासेस को आपको अटेंड करना चाहिए। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आज स्कॉलरशिप टेस्ट है। ठीक, 21 अक्टूबर को 6 बजे से 9 बजे तक होगा और 21 अक्टूबर को ही दोपहर में 3 बजे मैं आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, फुल टेस्ट लेकर आ रहा हूं सोशियोलॉजी का। तो दोनों ही आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। एक तो अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, और दूसरा ये एक मॉक टेस्ट की तरह भी अच्छा काम करेगा और आपको सोशियोलॉजी का भी उस दिन टेस्ट मिल रहा है, यानी पेपर 1 पेपर 2 का दोनों का टेस्ट आपको उस दिन मिल जा रहा है। तो मौके का फायदा उठाइए और दोनों क्लासेस को अटेंड कीजिए, दोनों टेस्ट को अटेंड कीजिए। एना ओकले से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बुक्स आपको याद रखनी चाहिए, सबसे पहली किताब है द सोशियोलॉजी ऑफ द हाउसवर्क एंड हाउसवाइफ। इन्होंने इसमें डिफाइन किया है किस तरह से हाउसवाइफ जो है वो अपने आप को प्रॉब्लम में महसूस करती हैं, अकेलापन महसूस करती हैं। जो पेन है हाउसवाइफ का वो इन्होंने इसमें बताया है। ठीक, फिर उसके बाद जूलियट मिशेल के साथ मिलकर के उन्होंने किताब लिखी है द राइट एंड रॉन्ग ऑफ विमेन। फिर उसके बाद उन्होंने लिखी है बिकमिंग अ मदर। इसके बाद उन्होंने लगी, देखिए, द कैप्चर्ड वॉर्म, अ हिस्ट्री ऑफ द मेडिकल केयर ऑफ प्रेग्नेंट। फिर जूलियट मिशेल के साथ ही मिलकर के इन्होंने व्हाट इज फेमिनिज्म लिखा है। विलियम ए सूसन के साथ मिलकर के द पॉलिटिक्स ऑफ द वेलफेयर स्टेट लिखा है। और अन्ना ओकले की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है सेक्सुअलिटी, और अन्ना ओकले ने 2014 में लिखा है फादर एंड डॉटर, पैट्रियार्की, जेंडर एंड सोशल साइंस। अब देखिए, ये क्रोनोलॉजी में मैंने आप लोगों को अरेंज करके ये किताबें दी हैं। कैसे याद रखोगे? अन्ना ओकले एक हाउसवाइफ रही हैं। ठीक, जब वो हाउसवाइफ थी तो उन्होंने ये पता किया कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है एक विमेन के लिए। उन्होंने ये पता किया कि कैसे मदर बनने के लिए महिला बच्चे को अपने वॉम्ब में रखती है, और इन्होंने ये पता किया कि जब महिला अपने वॉम्ब में बच्चे को रखती है तो वो फेमिनिज्म कहलाता है। ठीक, और फिर उन्होंने वेलफेयर स्टेट का पॉलिटिक्स के बारे में लिखा, सेक्सुअलिटी के बारे में लिखा, और फिर फादर और डॉटर के रिलेशन के बारे में उन्होंने लिखा। इस तरह से कुछ आप स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको सारी की सारी किताबें और क्रोनोलॉजी के साथ ही याद हो जाएंगी। जो इन्होंने वर्क किया है, ठीक, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये लंदन में पैदा हुई हैं 1944 में। ठीक, 1944 लंदन में इनका जन्म हुआ है। और इन्होंने जो वर्क किया है, किस किस टॉपिक पर वर्क किया है, उससे भी आपके बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। चाइल्ड बर्थ एंड मदरहुड, प्रसव और मातृत्व पर इन्होंने वर्क किया है। फैमिली, परिवार पर इन्होंने वर्क किया है। फेमिनिज्म, नारीवाद पर इन्होंने वर्क किया है। विमेन एंड हाउसवर्क पर, महिला और गृह कार्य पर इन्होंने वर्क किया है। रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड विमेन यानी जेंडर और सेक्स क्या होता है ये इन्होंने बताया। जेंडर सेक्स स्टीरियोटाइप के बारे में इन्होंने बात की है। पुरुष और महिलाओं के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में इन्होंने बताया है। सेक्स और जेंडर, लिंग और जेंडर के बारे में भी इन्होंने लिखा है। ठीक, और फिर उसके बाद सोशल साइंस मेथोडोलॉजी यानी सामाजिक विज्ञान पद्धति के बारे में भी इन्होंने लिखा है। चलिए, अब इनकी एक एक बुक किस लिए पॉपुलर है वहीं से सवाल आते हैं और ये हम लोग देखेंगे। तो अन्ना ओकले की किताब थी सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी, कब पब्लिश हुई थी? 1972 में। इसमें इन्होंने अपनी जेंडर की थ्योरी दी है कि सेक्स क्या होता है, जेंडर क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया। सबसे पहली बार एन्ना ओकले ने ही कहा था कि जेंडर इज द सोशल कंस्ट्रक्शन एंड सेक्स इज द बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन। ओकले इंट्रोड्यूस्ड द टर्म सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर। सबसे पहली बार सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर शब्द जो है किसने इंट्रोड्यूस किया है? एन्ना ओकले ने इंट्रोड्यूस किया। शी डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म सेक्स एंड जेंडर, drawing attention to the social influence
ऑफ जेंडर्ड बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने सबसे पहली बार सेक्स और जेंडर को इसी रूप में, जेंडर्ड बिहेवियर यानी सोशलाइजेशन के दौरान ही आपको आपके सेक्स के अनुसार जेंडर दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्स के अनुसार जेंडर दिया जाता है। यानी सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल एंटिटी है। जेंडर क्या है? सोशल एंटिटी है। यानी आपका सोशलाइजेशन किया जाता है सेक्स के आधार पे। अन्ना ओगले 1972 के अपने प्रकाशन में लिंग का समाजशास्त्र शब्द पहली बार पेश किया है। इन्होंने लिंग और जेंडर शब्दों के बीच में अंतर प्रस्तुत किया और पुरुषों और महिलाओं पर लिंग आधारित व्यवहार के सामाजिक प्रभावों पर ध्यान दिया है। सामाजिक प्रभावों पर ध्यान आकर्षित करती है। वह लिखती हैं कि सेक्स रेफर टू बायोलॉजिकल डिवीजन इनटू मेल एंड फीमेल, whereas gender refers to the parallel and socially unequal division into femininity and masculinity। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने कहा कि सेक्स जो है वो केवल बायोलॉजिकल डिफरेंस है। सेक्स जो है वो क्या है? केवल जैविक विभाजन है, सिर्फ अंतर प्रस्तुत करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं जेंडर की, जेंडर क्या है? असमान विभाजन है, सामाजिक रूप से असमान विभाजन, असमानता। समझिए, शी रिफर्स टू सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर एंड जेंडर रोल्स। उन्होंने जेंडर और जेंडर भूमिकाएं, दोनों में जेंडर कर लीजिएगा, जेंडर और जेंडर भूमिकाओं के सामाजिक निर्माण को संदर्भित करती है। ये कहते हैं समाज निर्माण करता है जेंडर की जो भूमिका होती है वो, ठीक, व्यक्तिगत और जेंडर पहचान बनाती है। ठीक है, उसी के आधार पे, सेक्स के आधार पे, लिंग के आधार पे जेंडर बनता है। ठीक, समझ में आ गया? जेंडर आइडेंटिटीज हम लोग सीखते हैं समाज में कि हमें किस तरह से व्यवहार करना है, उसी तरह से हमारी पहचान बन जाती है। सिंस द टर्म जेंडर हैज बीन यूज्ड टू डिनोट आइडियाज एंड स्टीरियोटाइप of masculinity and femininity not only in private sphere but also at structural level such as in institution and organization। तो ये कहते हैं कि ये जो जेंडर शब्द है ना, जेंडर, लिंग की जगह जेंडर कर लेना, जेंडर शब्द का उपयोग केवल निजी क्षेत्र में नहीं बल्कि संस्थानों और संगठनों जैसे संरचनात्मक स्तर पर भी पुरुषत्व और स्त्री तत्व के विचारों और रूढ़ियों के दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी ये कहती हैं कि जेंडर क्या है? जेंडर एक फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व को दिखाता है। स्त्री तत्व क्या है? कि भैया महिला प्रिटी होती है, सुंदर होती है। पुरुष तत्व क्या है? कि पुरुष ब्रेव होता है। ठीक है, समझ गए? अन्ना ओगले ने नेक्स्ट जो इनका इंपॉर्टेंट वर्क है वो है सोशियोलॉजी ऑफ हाउसवर्क। अन्ना ओगले की किताब है सोशियोलॉजी ऑफ हाउसवर्क जो 1974 में पब्लिश हुई थी। इन्होंने लगभग 40 इंटरव्यूज लिए लंदन के हाउसवाइफ्स के बारे में, ठीक, और उनके अनुभवों को जाना है। लंदन की जो गृहिणियां थी, जो हाउसवाइफ थी, ऐसे 40 साक्षात्कार इन्होंने दिए हैं, ठीक, और उसके निष्कर्ष के बारे में लिखा है। इन्होंने, इनकी क्या फाइंडिंग रही इससे, ठीक, ये कहती है द विमेन्स डिससेटिस्फैक्शन विद देयर हाउसवाइफ रोल वाज हायर अमंग दोज हु फेल्ट मोनोटोमी फ्रॉम द रोल। ठीक, तो उन्होंने पाया कि अब जो गृहिणियां थी, गृहिणी की भूमिका, ठीक, तो उन्होंने इनकी अनुभवों के बारे में लिखा है कि जो महिलाएं घर में रह करके घर का काम किया करती थी उनके अंदर बहुत असंतोष व्याप्त था। उनसे ज्यादा असंतोष था जो किसी भूमिका को निभा रही थी, कोई जॉब कर रही थी। ये कहती है कि 80% विमेन हु आंसर्ड यस टू द क्वेश्चन अबाउट मोनोटोनी also reported that they felt dissatisfied with housework। 80% ऐसी महिला थी जिन्होंने ये कहा कि हां, हमें मोनोटोनस एक रास्ता होता है
हम बोर हो जाते हैं हाउस वर्क में, वो अपने काम से असंतुष्ट भी रही। 80% जो महिलाएं थी, जो गृह कार्य में लगी हुई थी, जो डोमेस्टिक वर्क करती थी, वो असंतुष्ट रही अपने वर्क से, नहीं करना चाहती थी, इन्होंने ये देखा। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक वाइफ होती हैं वो जनरली असंतुष्ट होती हैं। अगर अभी तक आपने नहीं कॉल किए, नहीं ग्रुप को ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए डोमेस्टिक वाइफ हैं और आप अगर अपनी तैयारी अच्छी तरह से करना चाहती हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहती हैं, तो आपको दोनों ही ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7838517884। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, आगे भी चलती है। फिर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है डुअल बर्डन। ये कहते हैं जो हाउस वाइफ होती है उनके पास डुअल बर्डन होता है। शी आर्ग्यूड दैट ऑल्दो वीमेन नाउ मेक अप एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वर्कफोर्स, सॉरी, जो वर्क जॉब में जाती हैं उनके पास डुअल वर्क होता है। उन्होंने तर्क दिया कि हालांकि महिलाएं अब कार्य बल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन गृह कार्य काफी हद तक लैंगिक आधार पर बना हुआ है। हाउस वर्क वॉज लार्जली रिमेन जेंडर्ड। ये कहती हैं कि महिलाएं जब जॉब करके घर वापस आती हैं तो उनका काम खत्म नहीं होता है, सेकंड शिफ्ट चालू हो जाती है। गृह कार्य भी उन्हें करना होता है, इससे उनको दोहरा बोझ झेलना पड़ता है। इन्होंने सेकंड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, इन्होंने दोहरे बोझ का कॉन्सेप्ट दिया है, याद रखिएगा। ठीक, घर का काम और बच्चों की देखभाल भी उनके लिए मुख्य रूप से जरूरी होता है। ठीक, हाउस वर्क एंड चिल्ड्रंस केयर वर स्टिल प्राइमरली द विमेन्स जॉब। ऐसा देखा जाता है समाज में कि जो घर का कार्य होता है और जो बच्चों की देखरेख होती है वो महिलाओं को ही करनी चाहिए। हमारा समाज आज भी ऐसी सोच रखता है। विच मीन्स दे हैड अ डुअल बर्डन ऑफ नॉट ओनली पेड वर्क बट वर्क एट होम, जिसका मतलब है कि उन पर केवल भुगतान का वाले काम का नहीं बल्कि घर के काम का भी दोहरा बोझ पड़ जाता है। ठीक है, यानी जो महिलाएं वर्क करती हैं उनको डबल काम करना पड़ता है। कैसे डबल काम? एक तो जॉब का काम और ऊपर से उसके बाद घर का काम। ओकले ने जो विल्मोट और यंग का सिमेट्रिक फैमिली है उसको क्रिटिसाइज करती। ओकले ने विल्मोट और यंग के सममित परिवार के विचार की आलोचना की है। सममित परिवार में ओकले मतलब विल्मोट और यंग क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हस्बैंड और वाइफ का काम बहुत क्रूशियल होता है और दोनों का बराबर होता है, इक्वेलिटी होती है। ठीक, यानी विमेन और मैन दोनों ने अपना अपना कार्य स्प्लिट कर दिया है इक्वली। तो ये बोलती हैं गलत है, इसकी ये आलोचना करती है। ये कहती है महिलाओं का डिस्क्रिमिनेशन होता है। द आइडिया ऑफ सिमेट्रिक फैमिली आर्ग्यूड दैट बोथ मैन एंड विमेन स्प्लिट देयर कोर्स यानी वर्क एंड टास्क इक्वली बियरिंग सिमेट्रिकल रोल। तो ये कहती है नो। अन्ना ओकले इस विचार से, जो सम्मित परिवार है, वो ये विचार था कि पुरुष और महिला दोनों अपने काम और कार्यों को समान रूप से विभाजित करते हैं, लेकिन ये सम्मित भूमिकाएं निभाते हैं। विल्मेट और यंग का कहना था, लेकिन ये उनकी आलोचना करती, ये कहती हैं ऐसा नहीं है। अन्ना ओकले की एक और किताब है जिसका नाम है कन्वेंशनल फैमिली। इसमें इन्होंने फैमिली के बारे में बताया है, परिवार पर अन्ना ओकले का दृष्टिकोण, पारंपरिक परिवार, कन्वेंशनल फैमिली 1982 में पब्लिश हुई थी। अन्ना ओकले ने क्रिटिकल व्यू दिया है इस पर, ऑन द रोल ऑफ फैमिली इन सोसाइटी एंड सोशल लाइफ स्पेशली फॉर विमेन। ठीक, जो कन्वेंशनल फैमिली होती है वहां पे पैट्रियार्की बहुत है, हावी होती है। पितृसत्तात्मक होता है पारंपरिक परिवार। ठीक है, अन्ना ओकले समाज और सामाजिक जीवन में विशेषकर महिलाओं के लिए परिवार की भूमिका पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखती थी। ठीक,
विशेष रूप से पारंपरिक परिवार की वो आलोचना करती है, अर्थात एकल परिवार पर ध्यान केंद्रित किया है इन्होंने, समाज और व्यक्तियों पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया है, नेमली न्यूक्लियर फैमिली, एंड स्टडीड इट्स इंपैक्ट ऑन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। ओकलेस जेंडर सोशलाइजेशन, जेंडर सोशलाइजेशन क्या होता है? वही लैंगिक पहचान बनाना। इन 1982 रिसर्च ओकले फोकस्ड ऑन जेंडर स्टीरियोटाइप्स। 1982 के अपने शोध में ओकले ने लैंगिक रूढ़िवादिता, लड़कियों और लड़कों पर उनके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया। अब देखिए, जब कोई लड़की अच्छा काम करती है या लड़की को जब खिलौना दिलाना होता है तो खिलौने भी दोनों को अलग अलग दिलाए जाते हैं। शी फाउंड दैट पेरेंट्स पुश देयर चिल्ड्रन टुवर्ड जेंडर एप्रोप्रिएट टॉयज। इसको इन्होंने स्टीरियोटाइप कहा है। उन्होंने पाया कि जब माता पिता अपने बच्चों को खिलौना देते हैं तो लिंग उपयुक्त खिलौना की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। कॉमन एग्जाम्पल आर पिंक टॉयज फॉर गर्ल्स एंड ब्लू टॉयज फॉर बॉयज। ये इन्होंने कॉमन एग्जाम्पल दिया है। डॉल फॉर गर्ल्स एंड एक्शन फिगर फॉर बॉयज। तो ये कहती है कि गुलाबी खिलौने जो हैं वो लड़कियों के लिए दिए जाते हैं माता पिता के द्वारा, और नीले खिलौने जो होते हैं वो लड़कों का अधिकार समझा जाता है। ठीक, लड़कियों के लिए गुड़िया दी जाती है और लड़कों के लिए एक्शन फिगर दिए जाते हैं, जैसे गन, बंदूक, ये सब चीजें दी जाती हैं। ठीक, तो ओकले लेबल दिस टर्म एज कैनलाइजेशन। यही जो लड़के लड़कियों के लिए अलग खिलौने, ठीक, हर चीज, कपड़े अलग, इसको इन्होंने क्या कहा है? कैनलाइजेशन कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। कैनलाइजेशन क्या होता है? चैनलिंग ऑफ यंग चिल्ड्रन टू जेंडर स्टीरियोटाइप। कैनलाइजेशन क्या होता है? लैंगिक रूढ़िवादिता की ओर संकीर्ण रूप से जोड़ना, छोटे बच्चों को जोड़ दिया जाता है। ठीक, बॉयज को ब्रेव कहा जाता है, गर्ल्स को प्रिटी कहा जाता है, लड़कियों को सुंदर और लड़कों को बहादुर बताया जाता है, लड़के को सुंदर नहीं कहते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। अगर आपने अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप के लिए आपको क्या करना है? अपना नाम लिखना है और अपनी जगह का नाम लिखना है और भेज देना है 7838517884 पर। ये एन्ना ओकले की बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो मैं चाहता था कि आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। ठीक, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आप और भी ऐसे वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करना मत भूलिएगा, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।